नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव जो 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि जैसे आपका घर में कोई गार्जियन है तो पिताजी है जो कमाने वाले हैं, तो कितना महीना में कमा लेता है, कितना साल में कमा लेता है। अगर आप जाति आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे ना, तो उसमें राष्ट्रीय मतलब जो आय होता है ना, सालाना आय ही लिखा रहता है। अगर आप क्या आय प्रमाण पत्र के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, तो आय प्रमाण पत्र में आपका पूरा सालाना 1 साल में कितना कमाते हैं वह चीज दिया रहता है। तो उसी प्रकार से कि आपका पिताजी साल भर में कितना कमाता है या महीने में कितना कमाता है, महीने में जानते हैं, साल में आप उसको मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र जो कि भारत देश है, तो पूरे भारत देश में कितना कमाया ये कौन पता लगाता है। प्रश्न ही पूछ रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि अर्थ आयोग, योजना आयोग, पार्लियामेंट्री समिति या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर जो है कि हम इसका पूरा व्याख्या में देने वाले हैं। तो अब इसका देखिएगा उत्तर कि कहां पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। भारत का राष्ट्रीय आय यानी भारत कितना साल भर में कमाया ये कौन बताता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, CSO कहेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। तो दोस्तों आप समझ गए, के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कुल 14 क्षेत्र में विभाजित किया है। यानी कि संपूर्ण अपने क्षेत्र को जो क्या है कि 14 क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को विभाजित कर दिया है, और पूरे साल भर में भारत देश में कितना कमाई हुआ ये पता लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगर आपको इसके बारे में पूरा 2 नंबर से पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय आय पर टिप्पणी लिखे, भारत की राष्ट्रीय आय पर मतलब प्रकाश डाले, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। इसी तरह से लिख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शॉर्ट नेम CSO के द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राष्ट्रीय आय का आकलन करने हेतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 14 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो दोस्तों इतना ही लिख दीजिएगा ना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित स्थान में है। यानी कि भारत का प्राचीनतम तेल शोध कारखाना निम्नलिखित स्थान पर है। तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है बरौनी, हल्दिया, डिगबोई, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, डिगबोई। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। पूछ दिया जाएगा कि डिगबोई किस राज्य में है, तो असम में है। आइए इसका पूरा व्याख्या समझ लेते हैं। तो देखिए पूरा व्याख्या है, असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल उत्पादन में से असम राज्य का बड़ा हिस्सा है। किसके लिए, तो भारत के लिए। और भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना डिगबोई कहां है, असम में। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, इसे आप कॉपी में नोट कर लें। अब अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सिस्मोग्राफ। अब आइए इसका अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर आपको पूछ दिया जाए कि भूकंप के बारे में
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यह भूकंप से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आप यहां इतना जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इतना लिख दीजिएगा, तो आपका 2 नंबर आराम से आ जाएगा। तो देखिए, यह एक प्राकृतिक घटना है, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा का निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती है। कंपित मतलब कांपने लगता है, ठंडी में कांपता है व्यक्ति, उसे कांपने थरथराने लगता है, कंपन होने लगता है, थरथराने लगता है, कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंग, भूकंप से उत्पन्न तरंगों की भूकंपीय तरंग कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो दोस्तों इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसे अच्छे से उतार लीजिए, आपका 2 नंबर यहां तक उतार लीजिए, एकदम 2 नंबर आ जाएगा इसके बारे में। तो चलिए, अभी आप समझ गए कि भूकंप को किससे मापा जाता है, किस यंत्र से, तो सिस्मोग्राफ से। और भूकंप के बारे में आप यहां से यहां तक 2 नंबर का प्रश्न है, उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अब इसका पूरा व्याख्या देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड में नारा पूछा जाता है। तो इधर नारा है और इधर महापुरुष है। बिहार बोर्ड में ही नहीं दोस्तों, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो ये सभी प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए जो भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए और याद रखिए। जब तो अब समझेंगे कि करो या मरो का नारा तो आप सभी जान रहे हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। कहां दिया था, यह दिया था मुंबई में 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था, इनमें से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर साल, आप इनको भी उतार लीजिए और बढ़िया से याद रखिए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न ये भी जितना भी दोस्तों हम ला रहे हैं ना, सभी VVI इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको अच्छे से याद रखिए। तो देखिए, प्रश्न है, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी। तो 2 व्यक्ति था, एक था बाल गंगाधर तिलक और एक था एनी बेसेंट। इनमें से दोनों कोई आएगा तो आप आराम से रंग सकते हैं। तो होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। इनमें से दोनों कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं, रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बनाया है। कहीं आपको एनी बेसेंट दे देगा तो कहीं आपको गंगाधर तिलक दे देगा, कहीं आपको गंगाधर तिलक नहीं रहेगा तो एनी बेसेंट रहेगा, इन दोनों में से कोई रहेगा तो आप बना सकते हैं। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। तिलक ने स्वशासन प्रति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलेगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। उस समय होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यकाल मद्रास में थे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि होम रूल लीग की मतलब स्थापना किसने किया था, आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। और इसका 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। और इसका ज्यादातर सर्वाधिक मुख्यालय कहां थे, सर्वाधिक मुख्यालय कार्यालय कहां थे, तो मद्रास में थे। और यह कहां से शुरू हुआ था, तो बेलेगांव से शुरू हुआ था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसे कॉपी में भी उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। और आपको अगर होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो आप यहां से होम रूल आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको यहां मिल जाएगा, कोई नहीं काटेगा। तो अब अगला प्रश्न है कि
के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि आर्य समाज किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए, आर्य समाज के बारे में आपको टिप्पणी लिखने कह दे या प्रकाश डालने कह दे या आर्य समाज से आप क्या समझते हैं लिखिए 2 नंबर में। तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको इतने में से 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल। तो अगर आपको ये भी पूछ दिया जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। लेकिन डेट सहित पूछ दिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, डेट समेत ऑप्शन में रहे तो 7 अप्रैल 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को की थी। यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है। यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना अपने गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो इसका जो गुरु था ना, गुरु स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। उसका मतलब उसके गुरु ने कहा था ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, 2 नंबर इससे से भी आपको आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको याद ही रह गया। इसमें देखिए कितना प्रश्न सीखे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। अगर डेट सहित पूछ लिया जाए तो 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इस समझ गया 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किसके कहने पर किया था? तो अपने गुरु स्वामी विरजानंद के प्रेरणा से किया था। चलिए, और यह एक हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन है एक। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन एक है पर्यावरण आंदोलन। क्या है? पर्यावरण आंदोलन। अब पर्यावरण आंदोलन क्या होता है? पर्यावरण में आता है पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो चिपको आंदोलन यानी कि जो है ना, ये उत्तर प्रदेश में जिसमें हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश से अब चल गया है उत्तराखंड में। तो उस समय चिपको आंदोलन महिला, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति, जितने भी गांव के आदमी थे, सभी पेड़ से चिपक के पेड़ काटने से बचा रहे थे। इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। अब आइए इसको पूरा व्याख्या से समझते हैं। तो चिपको आंदोलन था पर्यावरणीय आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, इसका देखते हैं संबंधित पूरा व्याख्या। तो देखिए, चिपको आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की चमेली जिले से हुई थी, जो अब उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इस आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। अब देखो पूछ दिया जाएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। और जो बात इसमें नहीं लिखा है वो हम बता देते हैं। चिपको आंदोलन जो है ना, मतलब पेड़ सब उसमें काटता था बहुत सारा आदमी। तो गांव का आदमी सब जो है ना, पेड़ पौधे को बचाने के लिए पेड़ से बहुत सारा महिला सब चिपक के उसको बचा रहे थे। तो दोस्तों ये हम ऑब्जेक्टिव के साथ बता रहे हैं। अगर आप उसका पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पर चिपको आंदोलन सर्च करें, साथ में अभिषेक कुमार गुप्ता जी भी बोलिए या लिखिए, वो आ जाएगा आपका चिपको आंदोलन का पूरा व्याख्या और इमेज के साथ। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसे भी उतार लीजिए, यहां से भी आपका 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी है आपका नील नदी। और भारत देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो बहती हुई है, सब दिन बहती रहती है। भारत देश का गंगा नदी और पूरे विश्व में नील नदी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया था और इसका महिला पहला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट पहला पूछा है, तो आइए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो देखिए इसका पूरा व्याख्या है यहां से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कोलकाता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों अगर यदि पूछ दिया जाए कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ पूछ दिया जाए कि प्रथम महिला कौन थी, उसमें भारतीय नहीं लगा रहेगा, तब हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। इसका भी दोस्तों प्रश्न इस वीडियो में नहीं है, तो दूसरे वीडियो में भी पूरा व्याख्या से आ जाएगा। तो अब प्रश्न बच गया था कि हाँ, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। तो गदर आंदोलन का संस्थापक था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर मूवी नहीं दोस्तों, गदर आंदोलन लाला हरदयाल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यहां आ गया। तो गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में गदर आंदोलन का स्थापना हुआ था। याद रखिए गदर आंदोलन की स्थापना कब हुआ? 1913 में। उसका संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय लोगों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में इसका स्थापना किया था। में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है? 1913 ईस्वी में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। याद रखिए गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह थे। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रचार विभाग के सचिव थे। तो अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन, दोस्तों प्रश्न कट गया है पीडीएफ बनाने में। तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां चलाया था? तो देखिए समझिए, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में चलाया था। चंपारण में नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलहे बहुत ही अधिक अत्याचार कर रहे थे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भारत में सर्वप्रथम कहां किया? चंपारण में किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। कहां किया था? चंपारण कहां है? बिहार में है। क्यों किया था? किसानों पर यूरोपीय नीलहे व्यापारियों ने अत्याचार करते थे किसान पर, उसी को बचाने के लिए किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया, और एक बार पहले किया है वह दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहां किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहां से यहां तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं। आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया।
बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रहण के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता है, और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा, यानी कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से। लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद बैठिएगा ना तो वहां भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले यानी कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए, उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मरा। अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए। कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर, के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है, तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ले लिए हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहां से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना, सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था तो 1469 में। किस राज्य में? तो पंजाब में हुआ था, उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है, चाहे कुछ भी यहाँ चले, सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए जाने के बाद इसमें
दर्ज संख्याओं की संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पे देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहां? चीन में। चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का, पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र संबंधित है भूकंप से। किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप। आप देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहां से चलता है? अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो पूछता है, क्योंकि हम जो ही बता रहे हैं तो ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है, नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग जो है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर तच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है,
पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना एक रोग होता है और क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा क्या है व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप सही अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से अच्छे काम करने में दोस्तों मजा आता है ना, कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मजा आता है। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। इतना चीज बताएं, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको फ्री में इतना चीज बता रहे हैं, फ्री तो नहीं है दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण टाइम है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।